आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक सुप्रजनन विज्ञान और दायित्व पढ़कर सुना रहे हैं लेखक पंडित श्रीराम शर्मा, आचार्य मानवीय प्रकृति के 4 अंग। नंबर 1, कायिक बलिष्ठता, शरीर से बलिष्ठ होना चाहिए। नंबर 2, मानसिक कुशाग्रता, मस्तिष्क कुशाग्र होना चाहिए। नंबर 3, मान्यताएं एवं आदतें अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4, आकांक्षाएं एवं संवेदनाएं, हमारी इच्छा, आकांक्षाएं और हमारी संवेदनाएं परिष्कृत होनी चाहिए। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। सुधार प्रयत्नों से इन 4 विभूतियों में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। तो भी इतना तो मानना ही होगा कि वंश परंपरा से चली आ रही निजी विशेषताओं में आवश्यक हेर फेर किए बिना सुधार प्रयत्नों में सीमित प्रगति ही संभव हो सकेगी और उसकी गति बहुत ही धीमी होगी। खास तौर से जबकि उपरोक्त विशेषताओं को एक साथ विकसित करके नव युग के अनुरूप समान व्यक्तित्व संपन्न, परिपूर्ण, सुविकसित, समर्थ, समुन्नत एवं सुसंस्कृत मनुष्य समाज को विनिर्मित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही हो। इस संदर्भ में विज्ञजनों का ध्यान इस तथ्य पर गया है कि नव युग के अनुरूप समुन्नत मनुष्य की पीढ़ियां विकसित करने के लिए उसकी मौलिक संरचना एवं विशेषता का द्वार खटखटाया जाए और उस मर्म स्थल में हेर फेर करके वह मार्ग निकाला जाए जिससे व्यक्तित्व के मर्म स्थल को सुधारा और मौलिक विशेषताओं से युक्त मनुष्य का निर्माण संभव हो सके। घटिया पीढ़ियां इन दिनों शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन के प्रयासों को निरर्थक बना रही हैं, पर यदि अगले दिनों बढ़िया व्यक्तित्व ढल सके तो भविष्य में उनकी पीढ़ियां समुन्नत स्तर की बनती चली जाएंगी। तब उनके लिए न तो सुधार शिक्षा के भारी प्रयत्न करने होंगे और न प्रगति प्रयासों के असफल होते रहने का रोना पड़ेगा। कुछ समय पूर्व यह माना जाता था कि मनुष्य की निजी आवश्यकताएं ईश्वर प्रदत्त हैं। वे भाग्य, विधान या पूर्व संचित संस्कारों के कारण पल्ले बंधी होती हैं और उन्हें बदल सकना मनुष्य के वश से बाहर है। तब इस क्षेत्र के परिवर्तन के लिए किसी दैवी शक्ति के अनुग्रह से ही गुत्थी सुलझने की आशा की जाती थी। व्यक्ति का परिवर्तन, पीढ़ियों का समुन्नतीकरण यूं अभीष्ट तो सदा से रहा है और उसके लिए यथासंभव प्रयत्न भी चला है। इतने पर भी परिणाम की दृष्टि से प्रायः निराश जैसा ही होना पड़ा है। प्रयत्नों की असफलता को दैवी दुर्विपाक मानकर मन समझाने और संतोष करने के अतिरिक्त उन दिनों और कोई भी चारा नहीं था। अब परिस्थितियों में भारी अंतर हुआ। वंश परंपरा को विधि विधान मानते रहने की अपेक्षा मनुष्य के हाथ में ऐसे सूत्र लग गए हैं जिनसे यह विश्वास बंधा है कि मानवीय व्यक्तित्व के हर क्षेत्र में परिवर्तन संभव हो सकता है। वंश परंपरा के उद्गम स्रोतों को ढूंढ निकालने में अब सफलता मिल गई है। तदनुसार यह योजना बन रही है कि भावी पीढ़ियों का इच्छित निर्माण उन मर्म स्थलों में परिवर्तन करने से संभव हो सकेगा।
जो व्यक्ति की आकृति एवं प्रकृति को गढ़ने के लिए मूलतया उत्तरदायी है। वंश परंपरा को अब शाप, वरदान, भाग्य या अपरिवर्तनीय तथ्य नहीं माना जा सकता, वरन उसे एक ऐसा प्रवाह माना जाता है जो शुक्राणुओं और डिंबाणुओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बहता चला जाता है। यह प्रवाह जटिल भी है और हठी भी, फिर भी यह गुंजाइश विद्यमान है। यह गुंजाइश विद्यमान है कि उसमें प्रयत्न पूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है और प्रवाह की पुरातन दिशा धारा को उलटकर उसे अभीष्ट दिशा धारा में बह चलने के लिए सहमत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वंश परंपरा के कारण स्वास्थ्य, कौशल, स्वभाव आदि की जो शारीरिक, मानसिक एवं अंतःकरण परक परिस्थितियां वर्तमान पीढ़ी के गले बंधी हुई हैं, उन्हें उतारा जा सकता है। साथ ही उनमें ऐसा सुधार समावेश किया जा सकता है जो भविष्य के समुन्नत मनुष्य के लिए अभीष्ट आवश्यक समझा गया है। साथियों, प्रजनन का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए भूतकाल में मात्र शुक्राणु और डिंब कीट के सम्मिलन को श्रेय दिया जाता रहा है, पर अब उसके भीतरी अति सूक्ष्म एवं अति समर्थ घटकों का पता चला है जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। भूतकाल में पदार्थों की सबसे छोटी इकाई परमाणु थी, पर अब उसके अंतराल में अनेक लघु घटक ढूंढ निकाले गए हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि नामों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार अब प्रजनन घटक शुक्राणु, डिंबाणु नहीं रहे, वरन उनके भीतर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म घटक गुणसूत्र न केवल प्रजनन को, वरन वंश परंपरा के साथ लिपटी हुई अनेकानेक क्षमताओं एवं विशेषताओं को हस्तांतरित करने वाले माने गए हैं। मित्रों, यो तो गुणसूत्र शरीर की समस्त कोशिकाओं में निहित है, पर प्रजनन कृत्य को सफल बनाने में शुक्राणुओं और डिंबाणुओं में पाए जाने वाले घटक ही तात्कालिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनके अंतराल में न केवल नई संतान की आकृति वरन प्रकृति भी घुली होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पानी की लहर की तरह आगे आगे बढ़ती जाती है। इन गुण सूत्रों के साथ संरचना करने वाले रासायनिक पदार्थ तो रहते ही हैं, साथ ही एक ऐसा अदृश्य विद्युत प्रवाह भी घुला रहता है जिसमें पूर्व पीढ़ियों की अनेकानेक रहस्यमय कायिक मानसिक विशेषताएं जुड़ी रहती हैं। इन गुण सूत्रों में पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों का सम्मिश्रण रहता है। न केवल पिता, दादा, परदादा, सरदादा आदि की, वरन माता, नानी, परनानी, शरणानी आदि कितनी ही पूर्व पीढ़ियों की विरासत सन्निहित रहती है। आवश्यक नहीं कि वे सभी विशेषताएं एक साथ नई संतान में प्रकट हों, वरन अनुकूलता के अनुरूप उनमें से कुछ विशेषताएं संतान में प्रकट होती हैं और कुछ फिर किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप पड़ी रहती हैं। इनके प्रवाह में हर नई पीढ़ी के अनुभव, अनुदान जोड़ते चले जाते हैं। आदि मानव की तुलना में अर्वाचीन पीढ़ी में पाए जाने वाले गुणसूत्र अत्यधिक विकसित हैं।
उनके साथ एक के बाद दूसरी पीढ़ी के अनुदान जुड़ते चले आए हैं और सब मिलकर स्थिति इतनी साधन संपन्न बन गई है कि उनमें पाए जाने वाले पक्षों में यदि उपयोगी अनुपयोगी का भेद एवं उपयोग करना संभव हो सके तो हर स्तर की संतति उत्पन्न कर सकना भी सरल सिद्ध हो सकता है। आगे बताएंगे गुणसूत्रों की संरचना के बारे में। आइए सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।